नमस्कार साथियों, मैं हूं रवीन मालिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। साथियों, हम पिछले काफी समय से पशु परिचर की वैकेंसी की तैयारी अपन कर रहे थे। तो आज विशेष ये बात है कि अपने आज दिनांक 22 जुलाई है। 22 जुलाई तो 22 जून है। 22 जून 2024 आज कुष्ठ दिवस है, ऊंटों का दिवस है, ऊंट दिवस, या इसको विशेषकर अपन कह सकते हैं कुष्ठ दिवस। कुष्ठ दिवस, कुष्ठ एक शब्द संस्कृत शब्द है। इस प्रकार से साथियों अपन एग्जाम में आप याद रखना, कुष्ठ दिवस या ऊंट दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 जून, ठीक है। तो आज की दिनांक है ये, तो आज कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस क्या है, इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो इसके एक बार अपन फौरी तौर पर उसका व्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपने एग्जाम में याद रखना कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अपने जीके में आ सकता है और पशुपालन की जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसमें भी पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज के टाइप में। कुष्ठ दिवस या ऊंट दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जून को मनाया जाता है। इसके स्थापना दिवस तो देश आजाद होने के बाद से धीरे धीरे इसको मनाया जाने लगा है। जब से ऊंटों की संख्या निरंतर घटने लगी है, तब से इसका संवर्धन और संरक्षण के लिए इसका ज्यादा मानने लगे हैं। तो ऊंट को सबसे पहले इसको संरक्षण कैसे किया जाए, तो इसको संरक्षण करने के लिए सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। पूरे भारत के सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान में फिर जो अपना ICAR है, ICAR, इसने 1985 में राजस्थान में ऊंट निदेशालय की स्थापना की थी। ऊंट निदेशालय की स्थापना की थी। तो ये सब थोड़ा फिगर रखे। आज कुष्ठ दिवस होने के कारण ऊंटों के बारे में पूरी डिटेल जानना है। तो ऊंट पशु परिषद 22 जून ऊंट दिवस कहलाता है। ICAR 1985 में राजस्थान में ऊंट निदेशालय की स्थापना कहाँ की थी, बीकानेर में। जोहड़ बीट जो है बीकानेर में। ये सब आप थोड़ा सा याद रखना। फिर है 1985 में ICAR ने 1995 में राजस्थान में ऊंट निदेशालय है, उसको क्रमोन्नत कर दिया था। क्या किया गया, क्रमोन्नत, मतलब इसका प्रमोशन। ऊंट निदेशालय था, उसका नाम चेंज कर दिया। फिर उसका राष्ट्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान, इस टाइप में इसका नाम किया गया। तो साथ एक काम पर ये भी अपने बीकानेर जोहड़ बीट, बीकानेर से 10 किलोमीटर एक स्थान है, क्षेत्र है जोहड़ बीट। वहां पर बीकानेर से 10 किलोमीटर, सिटी से 10 किलोमीटर दूर है जोहड़ बीट। वहां पर इसका ये संस्थान है। तो साथियों एक सवाल ये बनता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो जोहड़ बीट बीकानेर में। ऊंट निदेशालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, राजस्थान में। कब हुई थी, 1985 में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान की स्थापना कब हुई, 1995 में। तो ये थोड़ी जानकारी है साथियों। अब गवर्नमेंट ने उस ऊंट को संरक्षण के लिए ये कर दिया। अभी जो वर्तमान में जब अपने पशु गणना हुई 2017 में, ठीक है साथियों, 2017 में, सॉरी 19 में, 19वीं पशु गणना जो हुई वो, उसमें राज्य में कितने ऊंट हैं, तो भारत में कितने हैं, भारत में ऊंटों की संख्या, फिर राज्य में ऊंटों की संख्या। तो भारत में ऊंटों की संख्या कम से कम लगभग 250, मतलब 2.5 लाख के लगभग हैं।
पूरे भारत में 2.5 लाख है, तो अकेले राजस्थान में 2.13 लाख इतने हैं साथियों। 2,13,000 के समथिंग, 2,50,000 के समथिंग पूरे भारत में, और राजस्थान में 2,13,000 के समथिंग राजस्थान में। इसमें से भी जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा बहुतायत में पाया जाने वाला पशु ऊंट। सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में, उसके बाद में बाड़मेर में, और सबसे कम प्रतापगढ़ में। कम प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर। इनकी संख्या है साथियों कोई 34,000 के समथिंग है, 34,000 समथिंग कुछ इनकी संख्या। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, 34,516 जैसलमेर में ऊँटों की संख्या है, और जो ये बाड़मेर में है 25,919 ये इनकी संख्या। एक कोई पूछने वाला नहीं है सर, सिर्फ यही देखना अपने को कि जैसलमेर में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है, इसके बाद में बाड़मेर में, और राजस्थान में सबसे कम ऊँटों की संख्या प्रतापगढ़ में। तो एक फौरी तौर पर अपने को दिमाग में बैठाना चाहिए किस प्रकार से क्या है, राज्य सिलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, अभी गवर्नमेंट वर्तमान में उनके सिलेक्शन के लिए, संवर्धन के लिए क्या प्रोसेस अपना रही है। तो सबसे पहले अपन जो तैयारी करिए पशु परिषद, इसमें उष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जून को, 22 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। योग दिवस के जस्ट बाद में उष्ट दिवस। फिर राजस्थान में ऊंट निदेशालय बीकानेर जोहलबीड़ में 1985 में किया था। फिर उसको क्रमोन्नत करके 1955 में राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर दी गई, क्रमोन्नत कर देगा, उसको प्रमोशन कर देगा। फिर भारत में वर्तमान में भारत में ऊँटों की संख्या जो पिछली पशु गणना हुई उसमें 2.50। फिर राज्य में ऊँटों की संख्या 2.13। तो सबसे ज्यादा 2.13, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी? जैसलमेर में 34,516, फिर बाड़मेर में 25,919, और सबसे कम राजस्थान में सबसे कम प्रतापगढ़ में। तो इस टाइप में अपने को एक फौरी तौर पर याद रखना सकता है। अब सवाल इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, भारत में ऊँटों की संख्या कितनी है, राज्य में कितनी, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, इस बारे में। अब साथियों ये तो हो गए गवर्नमेंट के आंकड़े। अब इसमें जो सरकारी प्रोसेस, जो सरकारी सिलेक्शन कर रहे हैं, वो अपन इसके बारे में जानते हैं। तो सरकारी सिलेक्शन के क्षेत्र में ऊँटों को संवर्धन या सिलेक्शन करने के लिए, संरक्षण व संवर्धन के लिए 2014 में पुष्ट संरक्षण योजना लाई थी। पुष्ट संरक्षण और संवर्धन योजना लाई थी। संवर्धन योजना लाई थी, जैसे CCS बोला जाता है, कैमल कंजर्वेशन स्कीम के तहत ये योजना का नाम है, गवर्नमेंट की योजना का नाम है, जिसके तहत इसका संवर्धन और संरक्षण किया जाता है साथियों। और 2014 में उष्ट संरक्षण संवर्धन योजना लाई थी। इसी के तहत साथियों क्या होता, 2014 में ही ऊँट को पालतू राज्य पशु की घोषणा, ये तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार में घोषणा हुई थी साथियों। संरक्षण और संवर्धन 2014 में उष्ट संरक्षण संवर्धन योजना लाई थी। उष्ट को पालतू राज्य पशु, तो और वन्य पालतू पशु, वन्य राज्य पशु, ये राज्य पशु वन्य, तो साथियों ये आप याद रखना, वन्य राज्य पशु तो पिछले काफी समय से सिंकारा चल रहा है, और जो पालतू राज्य पशु है उसकी घोषणा 2014 में की गई थी राज्य सरकार के तरफ से। तो आप ये थोड़ा सा याद रखना कि भाई राज्य पशु, ये भी राज्य पशु, ये पालतू में आएंगे, ये वन्य में आएंगे। इसकी घोषणा कब की थी? 2014 में। इस स्कीम की घोषणा कब की थी? 2014 में। क्यों की थी?
तो जैसे ही उष्ट को राज्य पशु घोषित किया गया तो उसके संरक्षण के लिए फिर उष्ट संरक्षण संवर्धन योजना CCS लाई गई। अब इसके तहत क्या होता है, राज्य पशु घोषित कर दिया तो इसके तहत आप ये राज्य पशु घोषित कर, अब ना तो इसको मार सकते हैं, ना इसको ज्यादा बेच सकते हैं, ना इसका खरीद हो सकता है, ना ये अपने राज्य से बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पर बंदी से लगाई थी ताकि इनकी संख्या घटे नहीं। तो ये कुछ नहीं था। अब उष्ट संरक्षण संवर्धन योजना में होता क्या, इसमें ये होता है इसका संवर्धन होना है, उस ऊंट का रक्षा करनी है, उस ऊंट का संवर्धन करना। तो उस संवर्धन के तो जब भी पहले अपने ऊंट ब्याएंगा, ऊँटनी ब्याएंगी, तो ऊँटनी ब्याने जब भी पहले ऊँटनी ब्याएंगी, ऊँटनी के ब्याने पर 10,000 की घोषणा, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता ये कौन देता है, राज्य सरकार। किसके तहत देता है, इस राज्य पशु घोषणा के तहत ये स्कीम लागू की थी। राज्य पशु घोषित हो गया तो राज्य पशु होने के कारण इसको कोई नहीं मार सकता, इसका कोई पहचान नहीं कर सकता, कारण उसका संरक्षण करना है। तो ये योजना स्कीम CCS शुरू हुई। इसके अंतर्गत उठने के बयाने पर जो टोटल लाएंगे उसकी वो वित्तीय सहायता, जो बचत लाएंगे उसका वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप याद रखना, ये 10,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे सर। 2 किस्तों को जब ऊँटनी ब्याई गई और जैसे ब्याई तो उसका फोटो पशुपालन की ऑनलाइन ऐप पे चलाना है। आपसे जो नजदीकी पशुपालन का जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए उनका आप अवगत कराना है। तो 0 से 2 माह तक, 0 से 2 माह तक एक होता है साथियों इसमें 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक। तो ये 2 किस्तों में अपने को ये 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। जैसे 0 से 2, जैसे मान लो आज टोल दिया गई, अब इसको अधिकारी जी को फोन करके नजदीकी जो भी पशुपालन के अधिकारी कर्मचारी लगे उनको फोन करके मिल सके तो वो आएंगे, उस बछड़ी के आप फोटो खींचेंगे, उसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ये आवेदन ऑनलाइन होगा साथियों। इसका आवेदन कैसा होगा, आवेदन ऑनलाइन होगा। ये ऑनलाइन किस ऐप पर होगा, तो ये पशु औषध ऐप, पशु औषध ऐप, इसको IOMMS रेल ये बोला जाता है सर। आप थोड़ा सा इसको याद रखना कि उष्ट संरक्षण संवर्धन योजना CCS ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, किस ऐप पे किया जाता है, तो पशु औषध ऐप। ये सिर्फ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चला सकते हैं। इसका जो पशु औषध ऐप है इसका दूसरा नाम है IOMMS रेल। हमारे जो पशुपालन के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो जो ऑनलाइन मेडिसिन तोड़ते हैं, हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक आता है, उसको भी जब तोड़ते हैं तो ये इस मेडिसिन जो एक वो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया उसके तहत हम मेडिसिन तोड़ते हैं कि इतने हमको प्राप्त हो गई, इतनी हॉस्पिटल में यूज होगी, इतनी हमारे पास स्टॉक में शेष है। उसी में ये एक जुड़े हुए है कॉन्सेप्ट, आवेदन जुड़े हुआ है, तो इसमें ये ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो आप साथी ये पशु औषध ऐप बहुत महत्वपूर्ण है, पशु औषध ऐप। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, ऑनलाइन आवेदन अधिकारी भी करते हैं और इनके 2 किस्तों में होता है 0 से 2 माह के बीच में। और जैसे वो 1 साल की हो गई तो जो बाकी इसमें 5,000 आगे, जो 1 साल के होने के बाद इसमें 5,000 रुपए और आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बार देने पर 10,000 की राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। ये 2017 से इसके लागू है। एक साथी होता है हमारे पशुपालन में, एक होता है भारत पशुधन ऐप, भारत पशुधन ऐप। हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ऐप है, एक तो IOMMS रेल, एक है भारत पशुधन ऐप। इसमें साथ क्या होता है, जब भी हम पशुपालक के घर पे जाएंगे, कान में कूड़क लगाएंगे, टैग लगाएंगे, तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या फिर कहीं टीकाकरण किया या ये की, उसका जो भी अपने पास विवरण होगा तो वो हमारे जो टैग संबंधित जो भी जानकारी होंगी ना, टैग संबंधित वो पूरी की पूरी इस भारत पशुधन ऐप में ऑनलाइन चलाते हैं। तो साथियों आप पशु परिषद की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिषद हमारे पशुपालन विभाग से संबंधित है, तो ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, आप ये याद रखना। भारत पशुधन ऐप, भारत पशुधन ऐप में क्या होगा, टैगिंग होंगे। टैग में जो भी आप टैग लगाते हैं उसका विवरण होगा, उसके पशु मालिक का नाम, पशु का विवरण, उसके टैग नंबर, उसकी एज, उनका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर सब अपडेट होगा। तो ये भारत पशुधन ऐप से पहले क्या था कि टैग तो पहले भी लगने स्टार्ट हो गए थे। तो पहले था इनाप ऐप,
यहाँ पे ये सत्य थोड़ा सा आप आपको मैं अभी थोड़ा विस्तृत बता देता हूँ। अपन ने पहले तो पढ़ लिया था कि उष्ट दिवस 22 जून, उसके बाद में उस सरकार ने उसका संरक्षण और संवर्धन किया। जैसे उनकी संख्या पशु के नाम कम आई तो उनका संवर्धन करने के लिए सरकार ने स्कीम लाई। उस स्कीम के तहत 2014 में उनको पालतू राज्य पशु की घोषणा की गई। उसके तहत उष्ट संरक्षण संवर्धन योजना लगी, CCS ह्यूमन कन्वर्जन स्कीम। फिर उसके बाद में उठने के बयाने पर कैसे सहायता देंगे, तो उठने के बयाने पर प्रथम सहायता, तो प्रथम सहायता कितने की होंगे, तो 10,000 पूरे के पूरे उसके खत्म आएंगे। तो लेकिन 2 किस्तों में आएंगे। 2 किस्तों को जैसे वो यही उसका फोटो ऑनलाइन चढ़ेगा तो 5,000 आएंगे। फिर जैसे मान लो 1 वर्ष की हुई, मान लो कोई ऊँट पालक है तो वो बेच देता है तो उसको फिर वो दूसरी किस्त नहीं मिलती है। तो इसके कारण वो जैसे 1 साल की हो गई, बड़ी होगी, उसका बड़ी का फोटो ले लिया अधिकारी जी, उसका स्वास्थ्य हेल्थ प्रमाण पत्र बना के कंफर्म हो गया कि 1 साल की हो गई। फिर उसके बाद में उसका फोटो अपलोड करके दूसरी किस्त उसको ऑनलाइन उसके खाता में जारी कर दी जाती है। तो ये 2 किस्तों मात्रा अपने को ये याद रखना, 2 किस्तों में इसकी वित्तीय सहायता मिलती है। कितनी मिलती है? 10,000 की। किस योजना के तहत? उष्ट संरक्षण संवर्धन योजना CCS के तहत। फिर आवेदन कैसे होता है? ऑनलाइन होता है। किस ऐप पे होता है? पशु औषध ऐप। पशु औषध ऐप क्या होता है? पशुपालन डिपार्टमेंट में जो दवाइयाँ होती है, कंजप्शन होता है, उसको खटाते हैं, स्टॉक तोड़ते हैं, तो उसको पशु औषध ऐप पर चढ़ाते हैं। उसी का दूसरा नाम है IOMMS रियल, एक जो है उसी के आधार पर ये चलता है। इसमें मेडिसिन तोड़ी जाती है। तो ये आप याद रखना। पशु औषध ऐप पे ये इसके ऑनलाइन आवेदन तो भरा जाता है। फिर एक होता है भारत पशुधन ऐप। भारत पशुधन ऐप सोचो, भारत में जो पशुधन है उसके पूरे बारे में विवरण है, कितनी पेड़ है, कितनी बकरियां है, कितना उस एरिया में है, क्या है, वो पूरी उसके बारे में ये ऐप है। जो भी हम टैग लगाते हैं तो टैग की डिटेल्स उस में एंट्री करते हैं, उसका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उसके OTP सब इसमें इंक्लूड होता है। भारत पशुधन ऐप की घोषणा बिहार में अभी मोदी जी ने की है। तो इससे पहले जो था वो किस आधार पर चलता था? तो इनाम था। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा याद रखना कि औषध ऐप इस पे ये ऑनलाइन चला जाता है। औषध ऐप में मेडिसिन तोड़ी जाती है। तो पशुपालन विभाग में दवाइयों की खरीदारी किस ऐप में की जाती है, मेडिसिन किस स्टॉक में तोड़ते हैं, या ऊँटों की संरक्षण योजना किस ऐप में की जाती है, तो पशु औषध में। जो पशु का पंजीकरण किया जाता है वो किस ऐप में किया जाता है, तो भारत पशुधन ऐप में। ऊँटों का पशु औषध में। बाकी का ऊँटों का पंजीकरण इसमें नहीं होगा, लेकिन ऊँटों का जो पंजीकरण किया जाता है उसके बाद में जो आवेदन आप करेंगे वो पशु आवेदन हमेशा पशु औषध में होगा। और इसमें सिर्फ मेडिसिन है, कृत्रिम गर्भधारण योजना है, टीकाकरण है, ये सब इसमें भारत पशुधन है। ये दोनों से अंतर है, ये आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद में साथियों राज्य के सिलेक्शन में आज की जो राजस्थान पत्रिका 22 जून है, इसमें एक खबर छपी थी कि भाई राज्य के सिलेक्शन में जो कमियां हैं वो, तो राज्य के ऊँटों के बारे में किस प्रकार से थोड़ी सी कमियां रह गई जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो साथियों एक कमियां थोड़ा सा यहीं से वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यदि सरकार थोड़ी सी उसमें ध्यान दे तो ऊँटों का और बेहतर तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। तो जो इसमें अपने राजस्थान पत्रिका में जो आज टॉपिक था ऊँटों के सिलेक्शन के बारे में, यदि सरकार इस तरफ से ध्यान दे तो वो नोट्स यूं ऐसे कैसे मैं आपको पढ़कर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा होता है कि सिलेक्शन किस क्षेत्र में, तो सबसे पहले जो सिलेक्शन था तो राज्य की सिलेक्शन, तो राज्य की सिलेक्शन सरकार अपने को स्कीम के तहत 10,000 दे रही है, बीच में रुकावट आ गई थी, अब वापस स्टार्ट कर दिया। तो वो राज्य की सिलेक्शन उनको लगातार वित्तीय सहायता मिलती है ताकि उनको खान पान और ऊँट पालकों की जो भी कमी हो रही है उन पैसों से सही कर सके। फिर एक मेलों में सरकारी उपेक्षा हो जाती है। मेला जैसे पुष्कर का जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है पशु मेला, तो उसमें फिर ऊँट आते हैं अलग अलग यूँ रंग बिरंगे अलग अलग कलाओं में आते हैं। तो यदि ये सभी जगहों में सभी प्रत्येक मेले में इस प्रकार से रात के 10 मेले हैं उसमें से सब जगह ऐसा किया जाता है ऊँटों का अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। फिर होता है सर राज्य स्तर में जो परेड होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो सेंट्रल में जब दिल्ली में अपने ऊँटों की परेड होती है तो इसमें BSF के और ऊँट अपने वहाँ जाते हैं और परेड में भाग लेते हैं। तो यदि राज्य स्तर पर जयपुर में भी अपने 15 अगस्त और 26 जनवरी राज्य दिवस के समय यदि इनकी परेड किया जाए तो ऊँटों का बहुत हद तक और सिलेक्शन हो सकता है। इस तरफ ध्यान यदि जाए तो अच्छा रहेगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऊँटों के लिए डेयरियाँ खोली जाए, क्योंकि हमारे जैसे सिरोही में है, पाली में है,
जालौर में, तो यहाँ पर भी ऊँट हैं। तो यदि ऊँट हैं तो वहाँ पर डेयरियाँ खुल जाए छोटी छोटी भागों में, ताकि वो ऊँट के दूध को उस डेयरी तक लेके जा सके। एक हमारे सदरी में, पाली जिले के सदरी शहर में, सिटी की नगर पालिका है सदरी, उसके पास में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर एक लोकहित संस्थान चलती हैं। लोकहित संस्थान ये अपने जर्मनी की कोई लेडीज है वो चलाती है, और एक वहाँ पर जो निदेशक हैं हनुमान सिंह जी, उनकी सहयोग से लोकहित संस्थान चलती है। वे ऊँटों के बारे में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऊँटों से उनके जो मींगने होते हैं उनसे अखबार का लेपन, और उनके खाल से और उनसे बालों से और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। उनके दूध से क्रीम, दूध से आइसक्रीम, और इस प्रकार से खूब अच्छा बनाते हैं। तो लोकहित संस्थान भी ऊँटों के बारे में निजी क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इस प्रकार से निजी क्षेत्र एनजीओ को भी यदि ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो ऊँटों का अच्छा संरक्षण हो सकता है। फिर यदि ऊँटनी के दूध की ज़्यादा मार्केटिंग हो, क्योंकि ये शरीर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, तो ये ऊँटनी के दूध के लिए मार्केटिंग की जाए तो ये सबसे बेस्ट है। इस प्रकार से अपन इनको ऊँटों को अपन बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये मैंने मोटे तौर पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि उनके कब दिवस हैं, फिर उनके राज्य संरक्षण किस प्रकार से, उनको राज्य पशु कब घोषित किया गया, और इसके बाद में राज्य में अपने उनकी पशु संख्या कितनी है, भारत में कितनी थी, राज्य में कितनी थी, उसके बाद में अपन ने बाड़मेर जैसे में ज़्यादा थी, प्रतापगढ़ में कम थी। तो इस प्रकार से अपन एक पूरा का पूरा एक प्रत्येक चीज तक टच करने की कोशिश की है। ठीक है साथियों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपको औसत बताया है, जो आपको भारत पशुधन ऐप बताया है, आपको ऊँट निदेशालय बताया, आपको राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान बताया, तो पूरा आप एक बार जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आप एक बार नोट्स बना के उनके हिंस पढ़ के जाना। ठीक है साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों मैं यूँ कह रहा था कि अपन अब ऊँट पढ़ रहे थे, तो ऊँट कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।